हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास साइंस को। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास साइंस में जितने भी आपके चैप्टर हैं वन बाय वन हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको कंप्लीट नोट्स भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। आप जैसे भी हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे और जितने भी नोट्स हम आपको यहाँ पर लिखाएंगे आप उन्हें कंटिन्यूअसली पर डे नोट करते रहें जब भी आप वीडियो को देखें। अब यहाँ पर साइंस को स्टार्ट करने की बात हो गई है तो आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा यहाँ पर और आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री पार्ट को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और केमिस्ट्री पार्ट आपका फर्स्ट चैप्टर ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें कौन कौन से स्पेशल टॉपिक हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। कोई भी रासायनिक समीकरण दे रखी होगी, आपको उसे संतुलित करना है। आप कैसे संतुलित करेंगे, उसमें क्या अभिकारक होते हैं और क्या उत्पाद बनेंगे, हम उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थर्ड है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे आप उन्हें पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप की रासायनिक अभिक्रिया है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वहीं पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी यहाँ पर मोस्टली आती है आपको लिखने के लिए। संक्षारण किस टाइप से होता है, कैसे होता है। और आपकी सेकंड है विकृत गंधता। विकृत गंधता क्या कारण होते हैं, जो आपका मतलब बहुत सारे खाद्य पदार्थ खराब होते हैं और उनके बचाव के लिए हम क्या करते हैं। तो ये आपके मोस्टली टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं आपको संतुलित करने के लिए भी आ सकती हैं। वहीं पे अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं आपसे पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का प्रकार है। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर है हम यहाँ पर करेंगे डिस्कस। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कुछ बेसिक नॉलेज भी रखें। बेसिक नॉलेज से मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट आप पहचान रहे हैं या नहीं। मैं ये कहूंगा आप कम से कम 1 से लेके 30 तक जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक याद रखें, उनके प्रतीक याद रखें और साथ ही कुछ बेसिक जो कंपाउंड हैं उनके नेम याद रखें। तो मैं सबसे पहले यही करने वाला हूं। यहाँ पर मैं आपको 1 to 20 तक सिंबल यहाँ पर नोट कराऊंगा और किस तरीके से उनमें परमाणु क्रमांक के बेस पर उनकी संयोजकता कितनी होती है इसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा और किस तरीके से वो किसी भी एक या दो तत्व आपस में मिलकर कैसे यौगिक का निर्माण करते हैं इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर आपके चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से जो तत्व हैं वो संयोजकता को शो करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर तत्व का नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक और संयोजकता को शो किया गया है। मैं संयोजकता का कॉन्सेप्ट अभी आपको ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रतीक का नाम दे रखा है कि आपका जो भी तत्व है उसका नाम दे रखा है, प्रतीक भी दे रखे हैं, परमाणु क्रमांक भी दे रखे हैं और उनकी संयोजकताएं भी यहाँ पर मैंने आपको शो की हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो H होता है, सबको पता होगा, आप लोगों ने क्लास 9 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा। तो वहीं पे देखिए आपका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, इसका 1। परमाणु क्रमांक 1 है तो इसकी संयोजकता भी क्या होगी, 1 होगी। अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसकी संयोजकता 1 होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं पे सेकंड आपका अगर हीलियम है और उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके पास परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। ठीक है, अगर फर्स्ट किसी का भी परमाणु क्रमांक 2 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 और संयोजकता यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी 1। संयोजकता कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इसकी 1। बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम क्या है, Be। वहीं पे इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। बोरॉन की बात करते हैं, 5 है। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 5 होगा। ये देखिए 5 है और इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, 3। संयोजकता कितनी है, 3 है। कार्बन की अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है और इसकी संयोजकता होती है 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। वहीं पे अगर नाइट्रोजन की बात करें
तो परमाणु क्रमांक क्या होगा 7 होगा और संयोजकता कितनी होगी 3 होगी। संयोजकता कितनी होगी 3 होगी। आप सभी लोग इसे नोट करें। वहीं पे अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होगा और संयोजकता कितनी हो जाएगी 2। संयोजकता कितनी हो जाएगी 2। कंफ्यूज नहीं होना आप, इस तरीके से आप कंटिन्यूअसली आप ऊपर से नीचे तक आप इसे नोट कर सकते हैं, किसी के भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वहीं पे बात करें अगर फ्लोरीन की, फ्लोरीन कितना है 9 है। फ्लोरीन कितना है 9 है। ये सारे क्या है प्रतीक है, ये क्या है परमाणु क्रमांक है और ये क्या है संयोजकता है और इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और वहीं पे अगर नियोन की बात करें तो नियोन Na हो गया और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 10 हो गया और इसकी संयोजकता 0 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1 से लेके 10 तक हो गए। ठीक है, अभी मैं आपको 11 से लेके 20 तक और नोट कराता हूं, आप इसे नोट करिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 11 अगर बात करें, परमाणु क्रमांक अगर 11 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये सोडियम है। सोडियम का प्रतीक Na हो गया, परमाणु क्रमांक क्या हो गया 11 और संयोजकता इसमें क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। वहीं पे अगर बात करें मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम क्या होगा Mg होगा, परमाणु क्रमांक कितना हो गया 12 हो गया, संयोजकता इसमें क्या होगी इसकी 2 होगी। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या है 13 है और संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी 3। सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, सिलिकॉन क्या है Si है, ठीक है, इसका प्रतीक क्या है Si है, परमाणु क्रमांक 14 है, वहीं पे इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये आपका क्या है फास्फोरस है, फास्फोरस में क्या है ये आपका P है इसका प्रतीक, इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है और इसकी जो संयोजकता होगी वो क्या होगी 3 होगी। वहीं पे सल्फर की बात कर लेते हैं, सल्फर क्या है S है यहाँ पर प्रतीक, 16 होता है परमाणु क्रमांक, संयोजकता क्या होगी इसकी 2 होगी। क्लोरीन की बात करेंगे, ठीक है, क्लोरीन का प्रतीक Cl होगा, परमाणु क्रमांक 17 होगा और संयोजकता क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। आर्गन की बात कर लेते हैं, आर्गन Ar होगा, यहाँ पर आर्गन का जो प्रतीक है Ar होगा, परमाणु क्रमांक 18 है, संयोजकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम क्या है K है यहाँ पर और परमाणु क्रमांक 19 और संयोजकता क्या हो जाएगी 1, संयोजकता क्या हो जाएगी 1 या 1, ठीक है। वहीं पे कैल्शियम है, कैल्शियम का Ca हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 20 होगा और संयोजकता क्या हो जाएगी यहाँ पर 2। अब आपको ये संयोजकता का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, किस तरीके से किसी परमाणु की जो संयोजकता है वो किस तरीके से डिफाइन की गई थी। तो संयोजकता के केस को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूं कि संयोजकता को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं या किसी भी हम बिना याद करे हम संयोजकता को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, बोहर ने एक परमाणु मॉडल दिया था, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। बोहर ने एक अपना परमाणु मॉडल दिया, उन्होंने ये कहा कोई भी जो परमाणु है वो एक निश्चित ऊर्जा स्तर में रहता है और उस निश्चित ऊर्जा स्तर में रहते हुए वो अपने जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके एक निश्चित ऊर्जा लेवल में रहते हैं और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जो परमाणु का आकार है बढ़ता जाता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित ऊर्जा लेवल से थोड़े ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, ये किसी भी परमाणु का केंद्र है, इसे केंद्र या नाभिक भी कहते हैं। वहीं पे ये सारी जो कक्षाएं हैं इन्हें हम कोष कहते हैं। कोष को हम डिफाइन करते हैं KLMN से, कोष को हम डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं KLMN से। ठीक है, KLM के अतिरिक्त हम इन्हें n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 से भी यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बोहर ने एक अपना फॉर्मूला दिया। तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है 2 गुणा कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2 गुणा n स्क्वायर, 2 गुणा n स्क्वायर, n की वैल्यू आपके पास है 2 गुणा n स्क्वायर। सपोज फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा करेंगे हम, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो पहले जो K जो आपका कोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे। इसका मतलब ये है आपकी कक्षा कंप्लीट भरी हुई है, उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ऐसा केस होता है तो वहां पर जो संयोजकता होती है वो 0 होती है, जैसा कि आपके हीलियम के केस में था, जैसा आपका हीलियम के केस में था। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना था 2 था, इसीलिए उसकी संयोजकता कितनी थी 0 थी, क्योंकि उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो K सेल में
उस कक्षा को कंप्लीट कर रहे थे। इसीलिए हीलियम में क्या हुआ, जो संयोजकता थी वो क्या थी, 0 थी। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर मैं n इक्वल टू क्या रख दूं, 2 रख दूं, n की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दें, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब k सेल में यहाँ पर 2, k के लिए तो 2 थे, l के लिए कितने हो जाएंगे 8। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे l के लिए 8। अब अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, उसके बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, अगर उसके बाहरी कक्षा में, मैंने कहा परमाणु क्रमांक किसी का 8 है, तो उसकी संयोजकता 0 नहीं होगी, उसकी संयोजकता 0 नहीं होगी। हमें बाहरी कक्षा देखनी होगी, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो के में तो जाएगा ही, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें नियोन की, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, के में जो वैल्यू है, ठीक है, नियोन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 10 होता है, ठीक है। के में अगर वैल्यू जाएगी तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर इसे देंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे। साथ ही यहाँ पर 2 के बाद में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे अब इसके 8। बाहरी कक्षा, इसका मतलब जो दूसरी कक्षा थी एल कक्षा भी पूरी है, अगर एल कक्षा भी पूरी है तो इसकी भी संयोजकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। वहीं पे अगर हम केस करें यहाँ पर फ्लोरीन के केस में अगर देखते हैं तो फ्लोरीन का 9 होता है, अब यहाँ पर 2 हो जाएगा और बाहरी कक्षा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पर 9 है तो यहाँ आ जाएगा 7। अब यहाँ पर हमने बताया था संयोजकता क्या होता है, संयोजकता क्या होता है कि कितने भी इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है। अब इसकी क्षमता ये है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है फ्लोरीन, तो इसकी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसकी कक्षा में क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है और ग्रहण करने पर इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 1। संयोजकता को कभी भी माइनस या प्लस में शो नहीं करते हैं, इसीलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 1। मैंने फ्लोरीन की आपको संयोजकता 1 दिखाई थी, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पर 2 गुणा n की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दी जाए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 9, तो बराबर कितने आ जाएंगे यहाँ पर 18। कितने आ जाएंगे 18। अब जो m कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, m कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18। अगर 18 किसी का परमाणु क्रमांक है, ठीक है, किसी का परमाणु क्रमांक 18 है, इसका मतलब उसकी बाहरी टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और वहीं पे अगर अष्टक नियम की बात करें, अगर किसी भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता वहां पर भी 0 होती है। इसीलिए आर्गन की संयोजकता मैंने यहाँ पर आपको क्या लिखाई थी 0 लिखाई थी। आर्गन की संयोजकता भी क्या होगी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर उसका परमाणु क्रमांक 8 है और 2 8 8। अगर किसी भी तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 0 होगी। अगर किसी का परमाणु क्रमांक केवल 2 है और के उपकोश में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसीलिए क्या होगा वहां पर भी संयोजकता 0 होगी। अब बात करें अगर n की, तो n इक्वल टू n, l की बात करेंगे, सॉरी l की बात करेंगे तो l नहीं, यहाँ पर n की बात करेंगे तो n इक्वल टू कितना दे रखा है 4, n इक्वल टू कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32, ठीक है 32, 32 हो गया यहाँ पर। अगर किसी का परमाणु क्रमांक 32 है तब भी उस केस में क्या होगा, उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से निकल के आया था कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर फर्स्ट किसी का इलेक्ट्रॉन अगर 2 है, किसी का परमाणु क्रमांक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है अगर 2 है तो वहां तो 0 हो जाएगी संयोजकता, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ेंगे तो किस तरीके से बढ़ते हैं संयोजकता के केस में। सबसे पहले आप ये ध्यान भी रखेंगे कि अगर 8 है उसके बाहरी कोश में तो कैसे, जैसे अगर सोडियम है, ठीक है, सोडियम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 8 1, संयोजकता क्या होगी यहाँ पर इसकी 1। मैग्नीशियम है, ठीक है, 2 8
दो। संयोजकता क्या हो गई? दो हो गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे आसानी से, क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। वहीं पे अब मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो 2 8 3, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सिलिकॉन की बात करेंगे तो 2 8 4, संयोजकता क्या हो गई? 4 हो गई। वहीं पे अब बात करेंगे हम सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस की। फास्फोरस कितना होता है? 15 होता है, तो 2 8 5। अब इसके पास 8 से तो 8 से नजदीकी है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएंगे तो ये कंप्लीट कर लेगा, तो इसीलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। वहीं पे अगर सल्फर की बात करें 16 होता है सल्फर का, तो 2 8 6, 8 के नजदीक है तो इसे 2 की जरूरत है, ठीक है, तो 2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। वहीं पे अगर क्लोरीन की बात करें, किसकी बात करेंगे हम? क्लोरीन की। ये रहा क्लोरीन, 17 होता है इसका, तो 2 8 7, ये तो 8 के बहुत ही नजदीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम 20 होता है, तो 2 8 8, ठीक है, 2 8 8 2, तो इसकी भी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम इसे 1 बाय 1 नोट करते चलेंगे। और संयोजकता का केस हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि संयोजकता का केस कैसे होता है। संयोजकता केस आप करेंगे, देखियो 1 2 3 4, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2 1 0, ठीक है। चाहे आप 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 3 2 1 0, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये संयोजकता को डिफाइन करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपके कुछ यौगिक के नेम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट करते चलेंगे साथ में। यौगिक के नेम आप करिए। H2O क्या है? ये जल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके कुछ मैंने यहाँ पर जो मोस्टली आपके यूज होने वाले हैं इसमें मैंने यहाँ पर इसके लिख दिए हैं। अब ये देखिए ये कंपाउंड कैसे बने हैं, ठीक है। आप देखिए मैंने आपको हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी बताई थी? हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको मैंने बताई थी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। अब यहाँ पर अगर चार्ज की बात कर लें तो इसका मतलब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब डोनेट करता है तो क्या होगा? प्लस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो प्लस का 1 होगा। वहीं पर मैंने आपको ऑक्सीजन का कितना बताया था? 2। ऑक्सीजन का कितना बताया था आप लोगों को मैंने? 2 होता है। संयोजकता उसकी कितनी होती है? 2 होती है। अब ये 2 संयोजकता उसकी होती है, लेकिन ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या किया है? यहाँ पर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया है ऑक्सीजन के लिए। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इनका एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से शो कर दिया। इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 थे। इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 थे। अब ये अपने कितने कंप्लीट करेगा? 8 कंप्लीट करेगा। तो ये इस तरीके से इसने क्या किए? अपने इलेक्ट्रॉन 8 को कंप्लीट कर लिया। इन स्ट्रक्चरों को भी हम आपके आगे जैसे सिलेबस बढ़ेगा बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये अपनी कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करके। कोई भी एलिमेंट अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करता है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनेट मीन्स इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, ठीक है, दान करेगा, उस पर प्लस का चार्ज आता है। अब मैं इन सबके चार्ज आपको यहाँ पर शो करता हूँ कि चार्ज कैसे होंगे। जैसे H2O में अगर ये हो जाएगा, H2O का अगर चार्ज की बात करें तो 2
H प्लस, और प्लस में क्या हो जाएगा O डबल निगेटिव। ठीक है, HCl की बात करें तो H प्लस और Cl निगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया है, उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने अभी आपको बताया था, तो इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए उस पर क्या है निगेटिव का साइन है, और उसने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है तो प्लस का साइन है। Na सोडियम पे भी क्या आ जाएगा Na प्लस एंड OH निगेटिव, इस तरीके से ये ब्रेक हो जाते हैं। Ca में क्या आ जाएगा Ca डबल पॉजिटिव हो जाएगा और O डबल निगेटिव। ठीक है, ये इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कोई भी कंपाउंड अगर है तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है, तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज कोई भी यौगिक का निर्माण नहीं होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब बात करें अगर Mg की, तो Mg पर भी क्या हो जाएगा डबल पॉजिटिव और प्लस में O डबल निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम पे भी डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जो CO3 है इस पर भी डबल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। HNO3 की बात करें तो H प्लस और प्लस में NO3 का निगेटिव होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे हम चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। H2SO4 तो 2H प्लस हो जाएगा और साथ में SO4 डबल निगेटिव। ठीक है, SO4 क्या हो जाएगा डबल निगेटिव। अगर CO2 की बात करेंगे यहाँ पर CO2, ठीक है, CO2 अगर बात करेंगे तो CO2 जो फॉर्मेशन हुआ है दोनों ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, अब इस पर अगर प्लस 4 होंगे एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 होंगे और ये डबल निगेटिव, तो कार्बन अपनी पूरी चार्ज संयोजकता को शो कर रहा है यहाँ पर, और Ca डबल पॉजिटिव हो जाएगा ये देखिए। ठीक है, और OH निगेटिव। अब ये ध्यान रखेंगे जो OH आयन है उस पर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, OH का जो आयन होगा सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, वो भी इसी फॉलो होता है। ऑक्सीजन में लास्ट में कितने होते हैं 6 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, इसीलिए OH आयन जो है वो केवल सिंगल नेगेटिव होता है, एकल आयन होता है उस पर। इस तरीके से ये सारे मैंने आपको डिस्कस कर दिए। आपने एलिमेंट्स देख लिए, एलिमेंट्स किस तरीके से संयोजकता होती है उनकी, साथ ही कंपाउंड है, कंपाउंड कैसे बना हुआ है, ये कुछ जनरल मतलब इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। ठीक है, को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।